हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी, टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन, सूरजगढ़। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अम्लता है उसके द्वारा प्रोटॉन देने की जो क्षमता है उस पर निर्भर करती है। यानी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल जितना आसानी से प्रोटॉन यानी H+ देगा उसका अम्लीय सामर्थ्य उतना ही अधिक होगा। और जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम जल में वियोजित करते हैं तो यह डिसोशिएट होकर वियोजित होकर यह कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन देता है। तो देखिए आप यहाँ पर मैंने लिया सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड और आप जानते हैं ये होता है RCOOH। और जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको आपने क्या किया, जल में घोला, जल है H2O और आप जानते हो के पास क्या है, 2 लोन पेयर। जब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल को जल में वियोजित करेंगे तो आप जानते हैं होगा क्या कि ये अम्ल है तो ये तो देगा अपना H+। जब यहां से ये H+ त्यागेगा तो ये तो यहां पर बचेगा क्या, RCOO-, यानी ये तो देगा कार्बोक्सिलेट आयन। और यहां पर ये H+ है, ये लोन पेयर जो है O इसको देगा तो H+ जाएगा इसके पास, तो यहां पर क्या देगा, ये देगा H3O+, जिसको हम कहते क्या है, हाइड्रोनियम आयन। यानी जब कार्बोक्सिलिक एसिड को आप जल में डिसॉल्व करेंगे, घोलेंगे, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन देते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो साम्य अवस्था स्थिरांक है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करें। साम्य अवस्था स्थिरांक या हम कहें साम्य स्थिरांक क्या होगा वो देखिए। अब आप यहाँ पे तो देखिए आप यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम लिखते किससे हैं, KEQ के द्वारा लिखते हैं। ये होगा क्या, ये होगा इक्वल टू, और यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट यानी अभिकारक, वो तो आएंगे नीचे और जो प्रोडक्ट हैं वो आएंगे ऊपर। तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट क्या क्या है, प्रोडक्ट है एक तो यहाँ पर आपको मिल रहा है RCOO-, यानी ये तो क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन, और साथ में आपको क्या मिला यहाँ पर H3O+, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये तो हो गया आपके प्रोडक्ट। अब जो रिएक्टेंट है वो क्या है, तो यहां देखिए ये लिखा है मैंने यहाँ पर RCOOH और साथ में आपको ध्यान है रिएक्टेंट क्या है, H2O। ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो साम्य स्थिरांक है उसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। अब आप क्या करेंगे कि जो ये जल का अणु है इसको आप इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, देखिए ये हो गया KEQ डॉट, ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, H2O। अब देखिए आगे यहाँ पर बाकी शेष क्या बचा, तो जो अभिकारक हैं वो तो नीचे है, प्रोडक्ट ऊपर है, तो प्रोडक्ट तो रहेगा सेम, क्या है RCOO- और यहाँ पर क्या है, ये है यहाँ पर H3O+। अब देखिए आप यहाँ पर नीचे केवल क्या बचा, यहाँ पर केवल आप बचा कौन, RCOOH, यहाँ पर केवल यह बचा। अब होगा क्या, इन दोनों को मिलाकर हम एक नया स्थिरांक देते हैं जिसको हम KA के द्वारा दर्शाते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर K क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये यहाँ पर हो जाएगा RCOO-, यहाँ पर ये क्या बचा है
ये हो गया यहाँ पर H3O प्लस, और जो नीचे बचा है यहाँ आपको ध्यान है ये है RCOOH, ये आपको यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दो कांस्टेंट हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो KEQ होता है ये तो होता है साम्य अवस्था स्थिरांक, जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और यहाँ पर जो Ka है ये होता है अम्ल का वियोजन स्थिरांक, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये दोनों जो यहाँ लिखे हैं ये दोनों हैं क्या, ये दोनों के दोनों ही यहाँ पे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर कि जो Ka का जो मान होता है, Ka का जो मान है क्या होता है, तापमान यानी टेम्परेचर द्वारा प्रभावित होता है। यानी जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, Ka के मान को प्रभावित करेगा। और यहां जैसे कि आप देख रहे हैं समीकरण में Ka का जो मान है वो H प्लस की जो सांद्रता है उसके समानुपाती है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे क्या, Ka का जो मान है, वैल्यू ऑफ Ka, ये समानुपाती है किसके, H प्लस की सांद्रता की। ये आपको यहाँ पर पता लग रहा है इस इक्वेशन के द्वारा जो मैंने यहाँ पर लिखी है। अब ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ ये हो गया कि जो अम्लीय सामर्थ्य होगा, अम्लीय सामर्थ्य यानी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, वो यहाँ पर समानुपाती होगी किसके, Ka के मान की। यानी जिन यौगिकों के लिए Ka का मान जितना ज्यादा होगा उसका अम्लीय सामर्थ्य एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि K का जो मान होता है वो H प्लस की सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी H प्लस की सांद्रता अगर बढ़ेगी, कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो Ka का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर Ka का मान बढ़ेगा तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अम्लीय सामर्थ्य है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ Ka। यानी अम्ल का जो वियोजन स्थिरांक है उसका मान जितना ज्यादा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन हम सुविधा की दृष्टि से एक टर्म काम में लेते हैं जिसको हम pKa कहते हैं। इसका उपयोग किया जाता है सुविधा की दृष्टि से pKa का। तो यहां पर आप देखिए कि जो pKa होता है यह होता क्या है, यह होता है इज इक्वल टू माइनस log 10 Ka। यह होता है Ka और pKa में संबंध। यानी कहने का अर्थ यह है कि Ka और pKa एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो अम्लीय सामर्थ्य होगा, यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि अम्लीय जो सामर्थ्य है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये क्या होगा, pKa मान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहां पर आप इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यानी जिन कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए pKa का मान जितना कम होगा उसका अम्लीय सामर्थ्य उतना ही ज्यादा होगा, और pKa का मान जितना ज्यादा होगा अम्लीय सामर्थ्य उतना ही कम होगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि एसिडिक स्ट्रेंथ
और pKa क्या होंगे, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो वसीय अम्ल हैं, फैटी एसिड होते हैं, उनकी प्रकृति वीक एसिडिक होती है, उनकी प्रकृति दुर्बल अम्लीय होती है। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, अगर उनका अणुभार बढ़ता जाएगा तो उनका अणुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ने के साथ साथ उनकी जो एसिडिक नेचर है, अम्लीय प्रकृति है, वो कम होती जाएगी। अब देखिए आप, यहाँ पर मैंने एसिड लिए हैं, यहाँ लिया है मैंने HCOOH जिसका नाम है मेथेनोइक अम्ल। यहाँ लिया है मैंने CH3COH, यह है एथेनोइक अम्ल। और यहाँ लिया है मैंने C2H5COOH प्रोपेनोइक अम्ल। तो जो ये पहला वाला मेथेनोइक अम्ल है, इसके लिए K का जो मान है वो है 17.7 × 10⁻⁻5। और जो आपका एथेनोइक एसिड है, इसका मान है 1.75 × 10⁻⁻5। और जो प्रोपेनोइक एसिड है, इसका मान है K का 1.4 × 10⁻⁻5। अब आप देख रहे हैं कि जब आप मेथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड की तरफ जाएंगे तो होगा क्या, अणुभार बढ़ता जाएगा। अणुभार बढ़ेगा तो मैंने बताया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, Ka का मान कम होता जा रहा है। और आप जानते हैं कि K का मान कम होगा तो अम्लीय सामर्थ्य क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर आप कंपेयर करें इन तीनों एसिड में, तो इन तीनों एसिड में से K का मान सबसे ज़्यादा है फॉर्मिक एसिड यानी मेथेनोइक अम्ल के लिए। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा आपका मेथेनोइक अम्ल, थोड़ा कम अम्लीय हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, और सबसे कम अम्लीय होगा प्रोपेनोइक अम्ल। तो ये तो हमने बात की, यहाँ पर आपको बताया कि मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ेगा, अणुभार बढ़ेगा, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, उनकी जो एसिड की नेचर है वो कम होती जाएगी। अब आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उसके लिए K का जो मान की जो परास है वो 10⁻⁻4 से 10⁻⁻5 होती है, Ka मान की परास। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे कि जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ये मिनरल एसिड यानी खनिज अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी अकार्बनिक अम्लों की तुलना में जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इनका अम्लीय सामर्थ्य कम होता है। यानी कार्बनिक जो एसिड होंगे वो तो होंगे वीक एसिड, और जो आपके मिनरल एसिड होंगे, खनिज अम्ल होंगे, वो होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, प्रबल अम्ल होंगे। और परंतु आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ये अल्कोहल और फिनॉल की तुलना में स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता का कारण, कॉज ऑफ एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अणु होता है, वो दो अनुनादी संरचनाओं का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, अनुनादी संकर होता है। तो देखिए पहले आप यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें किस प्रकार से होता है अनुनाद। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये बनाया R, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ लगा दिया मैंने O, और यहाँ लगा हुआ है H। और आप जानते हैं O के पास क्या होते हैं, दो लोन पेयर हैं। तो ये तो आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है। और जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है, इसके इलेक्ट्रॉन को मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पे आ रहेगा डबल बॉन्ड, इसको शिफ्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, O पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और जो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको मिलेगी, देखिए क्या होगी, वो ये हो जाएगी यहाँ पर R, ये हो गया C, यहाँ सिंगल बॉन्ड, O पर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और जो O है उसके पास केवल क्या बचा, एक लोन पेयर। तो O पे यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, और इस O से लगा हुआ कौन है, H यहाँ पर लगा हुआ है। तो जो ये दो स्ट्रक्चर हैं, इनका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है
कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणु। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर को मैंने नाम दिया स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, और जो ये स्ट्रक्चर है इसको मैंने यहाँ पर नाम दिया स्ट्रक्चर नंबर सेकंड। ये आपके पहली स्ट्रक्चर है और ये आपके यहाँ पर सेकंड स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये सेकंड स्ट्रक्चर है, दूसरी संरचना है, इसमें आप देखेंगे कि ऊपर प्लस चार्ज के आने के कारण से क्या होगा, इस पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी इस वाले ऊपर, और ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होने से, डेफिशिएंसी होने से होगा क्या कि जो ये OH बॉन्ड आप देख रहे हैं ये हो जाएगा वीक यानी दुर्बल हो जाएगा। और जो ये OH बॉन्ड है ये वीक होगा, दुर्बल होगा, तो होगा क्या कि ये बॉन्ड जो है ये यहाँ से टूटेगा और ये H यहाँ से निकलेगा H प्लस के रूप में, और जो पीछे आयन बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कार्बोक्सिलेट आयन। तो देखिए पहले आप यहाँ पर जो दूसरी स्ट्रक्चर है उसको मैंने यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, क्या है देखिए आप यहाँ पे RC सिंगल बॉन्ड, O पे है कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, यहाँ पे क्या लगा हुआ है डबल बॉन्ड O के पास केवल क्या एक लोन पेयर, O पे यहाँ पे प्लस चार्ज प्रेजेंट है, और आप यहाँ देख रहे हैं O के पास क्या लगा हुआ है, यहाँ पर H लगा हुआ है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर इस O पर प्लस चार्ज के आने से जो OH बॉन्ड है ये हो जाएगा वीक यानी दुर्बल हो जाएगा। तो होगा क्या कि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे इस वाले O पर, और जब ये O पर शिफ्ट होंगे तो यहां पर आप देखेंगे O पर वापस क्या रहेंगे, दो लोन पेयर हो जाएंगे, और जो ये H है ये यहां से निकलेगा किसके रूप में, H प्लस के रूप में यहां से निकलेगा। अब पीछे बचेगा क्या वो देखिए, ये हो जाएगा यहाँ पर R, ये हो गया C, यहाँ सिंगल बॉन्ड, O पर कौन सा चार्ज है माइनस, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और यहाँ पर आप देखोगे O पर वापस यहाँ पर क्या हो गए, दो लोन पेयर यहाँ पर वापस आ गए, और जो ये आपको मिल रहा है इसको हम कहते क्या है, ये होता है कार्बोक्सिलेट आयन। ये क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, कार्बोक्सिलेट आयन, और साथ में दे क्या रहा है यहाँ पर, ये दे रहा है H प्लस, क्योंकि H प्लस दे रहा है इसीलिए ये क्या होते हैं नेचर में, प्रकृति में अम्लीय होते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ बना है ये क्या होगा, इसमें होगा रेजोनेंस अनुनाद, और ये रेजोनेंस के द्वारा क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कि जो ये कार्बोक्सिलेट आयन है इसमें जो रेजोनेंस होगा वो किस प्रकार से होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा मैंने यहाँ पे R, ये हो गया C सिंगल बॉन्ड, O पे लगा दिया मैंने माइनस चार्ज, और यहाँ पे आपको ध्यान है क्या लगा हुआ है डबल बॉन्ड O। ये है आपका कार्बोक्सिलेट आयन। इसमें अगर आप लिखोगे रेजोनेंस तो देखिए आप इसमें जो अनुनाद होगा किस प्रकार से होगा, नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को आप शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, इसको आप इलेक्ट्रॉन को भेजोगे O के ऊपर तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, O पे आ जाएगा माइनस चार्ज, और क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, ये हो जाएगा R, ये C, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, ये O है, यहाँ केवल क्या बचा सिंगल बॉन्ड, और ये जो O है इस पर यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब आपको ध्यान है इसको मैं नाम दिया था स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये स्ट्रक्चर सेकेंड। अब यहाँ जो हम नाम देने जा रहे हैं ये होगी आपके स्ट्रक्चर थर्ड, और ये यहाँ पर होगी स्ट्रक्चर नंबर फोर्थ। ये जो लिखी है मैंने बाद में जो आप देख रहे हो थर्ड और फोर्थ, ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये यहाँ पर कहलाएगा कार्बोक्सिलेट जो ऋणायन है, जिसको हम कार्बोक्सिलेट आयन भी कहते हैं, में अनुनाद, ये हो जाएगा रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलेट आयन। कौन सी, स्ट्रक्चर थर्ड और स्ट्रक्चर फोर्थ। यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलेट आयन दोनों में ही रेजोनेंस पाया जाता है
अनुनाद पाया जाता है और दोनों ही क्या होते हैं, स्थायी। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है उसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है, अनुनादी ऊर्जा होती है, उसका मान अधिक होता है, क्योंकि इसकी दोनों जो अनुनादी संरचनाएं हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, संरचना थर्ड और फोर्थ, ये दोनों संरचनाएं, तीसरी और चौथी, ये क्या होती हैं, तुल्य होती हैं, क्योंकि इन संरचनाओं में सेपरेशन ऑफ चार्जेस यानी आवेशों का पृथक्करण नहीं पाया जाता। जबकि दूसरी तरफ जो कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो संरचनाएं होती हैं, फर्स्ट और सेकंड, जैसा कि आपको पीछे बताया था, ये समतुल्य नहीं होती, क्योंकि उनमें आवेशों यानी धनावेश और ऋणावेश का सेपरेशन यानी पृथक्करण पाया जाता है। इसीलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में जो कार्बोक्सिलेट आयन होते हैं वे अधिक स्थायी होते हैं। अतः जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अणु होता है वह आयनित होकर अधिक स्थायी कार्बोक्सिलेट आयन देता है। इसलिए जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो प्रकृति में अम्लीयता को दर्शाते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में अधिक है। यहाँ जो मैंने आपको बताया है यह है कार्बोक्सिलेट आयन का अनुनादी संकर। और जो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है इसमें आप देखोगे कार्बन ओ दोनों जो बंध हैं उन दोनों की आबंध लंबाई क्या होती है, समान होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रेजोनेंस पाया जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि कार्बोक्सिलेट आयन में रेजोनेंस के कारण ही कार्बन ऑक्सीजन जो आबंध लंबाइयाँ होती हैं वो समान हो जाती हैं। और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल और जो कार्बोक्सिलेट आयन है दोनों में रेजोनेंस के कारण से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो द्वि आबद्ध लक्षण हैं वो कम हो जाते हैं। अतः ये कार्बोनिल समूह की जो अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं, कौन सी होती हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं या नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाओं को ये शो नहीं करते, ये नहीं दर्शाती। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल व फिनॉल के अम्लीय सामर्थ्य की तुलना, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल एंड फिनॉल। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल दोनों में ही OH आबंध, OH बॉन्ड पाया जाता है, किंतु जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो आयनित होकर कार्बोक्सिलेट आयन देते हैं, जिसमें होता है रेजोनेंस अनुनाद, और वो रेजोनेंस के द्वारा क्या हो जाएंगे, स्थायीकृत हो जाएंगे। इसलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, वो प्रबल अम्लीय प्रकृति को दर्शाते हैं, क्योंकि उनके आयनन के द्वारा बनने वाला जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो रेजोनेंस के द्वारा, अनुनाद द्वारा स्थायीकृत हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ जो एल्कोहल हैं और जो एल्कोक्साइड आयन हैं दोनों में ही रेजोनेंस नहीं पाया जाता। अब देखिए आप यहाँ पर कि जब आप एल्कोहल को जल में घोलोगे तो रिएक्शन यहाँ पर किस प्रकार से होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये लिया, मैंने ROH ले लिया। आप जानते हैं ROH को हम कहते क्या हैं, ये होता है एल्कोहल। और जब आप एल्कोहल को जल में घोलेंगे, जल क्या है, H2O, जिसमें O के पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर। तो यहाँ पर देखिए होगा क्या, होगा ये कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे O के ऊपर, क्योंकि O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये क्या देगा, ये देगा RO पे आ गया माइनस चार्ज। अब देखिए आप यहाँ पर क्या है, H+, ये जाएगा इसके पास, तो ये देगा साथ में हाइड्रोनियम आयन H3O+। और जो यहाँ पर ये बनाए आयन, इस आयन को हम कहते हैं क्या है, इसका नाम होता है एल्कोक्साइड आयन। और जो ये एल्कोक्साइड आयन होता है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ये होता है लेस स्टेबल, कम स्थायी है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस या अनुनाद नहीं पाया जाता। और जो एल्कोहल हैं उसमें भी रेजोनेंस या अनुनाद नहीं पाया जाता। अगर आप एल्कोहल को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि जो OH ग्रुप होता है, यानी एल्कोहल में जो ये OH ग्रुप है, इससे जुड़ा होता है एल्किल समूह R।
और यहाँ पर एक बात जानते हैं कि जो ये आपका R है, यानी जो R मैंने यहाँ पे लिखा है, इस R का क्या होता है, इसका होता है प्लस I प्रभाव, जिसको हम कहते हैं धन प्रेरण प्रभाव। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये एल्किल समूह है, इसका क्या होता है प्लस I प्रभाव, धन प्रेरण प्रभाव। तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा O की तरफ। तो होगा क्या कि इस वाले O पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और O पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के बढ़ने से OH जो बंध है, इसकी जो पोलैरिटी है, इस बंध की ध्रुवता क्या हो जाएगी, कम, और OH आबंध की ध्रुवता के कम हो जाने से इसके द्वारा H प्लस देने की प्रवृत्ति में भी क्या आएगी, कमी आएगी, जिससे इसका अम्लीय सामर्थ्य क्या होता है, कम होता है। इसलिए ध्यान रखेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में जो अल्कोहल होते हैं ये बहुत अधिक दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं, वीक एसिडिक होते हैं विद कंपैरिजन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के संदर्भ में, तो देखिए मैंने यहाँ पर ये ले लिया, ये यहाँ पे लिया कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ये क्या लिया यहाँ पर, इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और जो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसको जब आप जल में घोलोगे तो आप जानते हैं यहाँ पर देखिए होगा क्या, और ये क्या देगा, इसके बारे में हमने पीछे बात की थी। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे O के ऊपर, तो ये क्या देगा यहाँ पर, ये देगा यहाँ पर RCOO-। जो ये आयन बना है ये क्या होता है, ये होता है कार्बोक्सिलेट आयन, जिसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट रेनायन भी कहते हैं। और साथ में आप देखेंगे ये H प्लस है, लोन पेयर देगा, तो साथ में क्या देगा, ये साथ में यहाँ पर ये H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन देगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है जब ये आयनित हो रहा है तो क्या दे रहा है, ये कार्बोक्सिलेट आयन। और जो ये कार्बोक्सिलेट आयन है इसमें होता क्या है, रेजोनेंस होता है। देखिए जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो संयुग्मी क्षार है, कॉन्जुगेट बेस है, जिसका नाम है कार्बोक्सिलेट आयन, इसमें जो रेजोनेंस होगा देखिए आप यहाँ पर किस प्रकार से होगा। ये लिखा है मैंने यहाँ पे RC_O, यहाँ लगा दिया मैंने O पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ लगा दिया मैंने डबल हेडेड एरो। अब देखिए आप इसको शिफ्ट करोगे आप यहाँ पर, और इसको शिफ्ट करोगे आप यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया R, ये हो गया C, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O, यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और O पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब जो ये दो संरचनाएं हैं ये हो गया आपका यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन का अनुनाद। अब इसका हम लिखेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड अनुनादी संकर। तो क्या होगा, देखिए आप, ये हो गया RC, यहाँ लगा दिया O, यहाँ लगा दिया मैंने O, और दोनों जो बंध हैं इसमें यहाँ पर क्या होंगे, आंशिक द्विबंध गुण होंगे, और बीच में दिया मैंने नेगेटिव चार्ज, और इसको मैंने पूरे को कर दिया यहाँ पर ब्रैकेट में बंद। और जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन, जिसको हम कार्बोक्सिलेट रेनायन भी कहते हैं, में अनुनाद, रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलेट आयन। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिसको मैं नाम दिया स्ट्रक्चर फर्स्ट, मान लिया इसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया स्ट्रक्चर सेकंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की अनुनाद से जो आपको मिला है कार्बोक्सिलेट आयन, इसकी दोनों जो स्ट्रक्चर हैं ये तुल्य हैं, इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों जो संरचनाएं हैं इसमें हो क्या रहा है, आवेशों का पृथक्करण नहीं हो रहा, सेपरेशन ऑफ चार्जेज नहीं हो रहा, और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो विस्थानीकृत हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, किस पर, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर।
इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बोक्जिलिक अम्ल की तुलना में जो कार्बोक्जिलेट आयन हैं ये अधिक स्थायी हैं और इनका अधिक स्थायी होना ही कार्बोक्जिलिक एसिड की अधिक अम्लीय प्रकृति के लिए क्या होगा, उत्तरदायी होगा। इसलिए ध्यान रखेंगे कि एल्कोक्साइड आयन के कंपेयर में जो कार्बोक्जिलेट आयन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं। इसी कारण से कार्बोक्जिलिक एसिड का अम्लीय सामर्थ्य अल्कोहल से अधिक होता है। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं फिनॉल के बारे में। तो देखिए आप यहाँ पर फिनॉल का जो आयनन है किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये लिया बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने यहाँ लगा दिया OH। O के पास आप जानते हैं 2 लोन पेयर हैं, ये है फिनॉल। और जो मैंने यहाँ पर ये फिनॉल लिखा है, जब ये आयनन होगा इसका तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे O के ऊपर। तो यहाँ देखिए क्या देगा, ये तो यहाँ पर है बेंजीन रिंग और यहाँ पर लगा हुआ है O के पास 2 लोन पेयर पहले से थे, शिफ्ट आप कर रहे हैं तो यहाँ पर साथ में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे ये देगा क्या, ये यहाँ पर देगा H+ और जो यहाँ पर ये बना है इस आयन को हम नाम देते क्या है, इसका नाम होता है फिनॉक्साइड आयन। यानी फिनॉल के आयन से क्या मिलेगा आपको, फिनॉक्साइड आयन। अब जो यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ है फिनॉक्साइड आयन, इस फिनॉक्साइड आयन का हम देखेंगे कि जो रेजोनेंस है वो किस प्रकार से होगा। इसमें होगा अनुनाद और ये आयन कैसा होता है, स्थायी होता है। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ मैंने बनाया बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के ऊपर आपने यहाँ लगा दिया O के पास मैंने यहाँ 3 लोन पेयर शो करके लगा दिया नेगेटिव चार्ज। अब आप देखिए अगली संरचना जो बनेगी वो क्या बनेगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले तो यहाँ पर मैंने ये रिंग यहाँ बना दी। अब देखिए नेगेटिव चार्ज यानी लोन पेयर ये आप शिफ्ट करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या रहेगा, डबल बॉन्ड। अब O के पास केवल क्या बचे, 2 लोन पेयर, कमी तो हुई नहीं, तो ये रहेगा बिल्कुल सेम। इसको शिफ्ट करोगे आप यहाँ पर तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और बाकी रखोगे आप यहाँ बिल्कुल सेम। अब देखिए आप यहाँ पर अगली स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगी वो क्या हो जाएगी। तो ये रिंग मैंने यहाँ पे इस प्रकार से बना ली, ऊपर का जो पोर्शन है वो रहेगा रिमेन सेम। अब नेगेटिव चार्ज शिफ्ट किया आपने यहाँ पर तो यहाँ एक बॉन्ड और आ गया, इसको शिफ्ट किया आपने यहाँ पर तो यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ हमने कोई चेंज किया ही नहीं है। अब देखिए आप अगली संरचना जो मिलेगी वो क्या मिलेगी। फिर मैंने वापस यहाँ पे ये रिंग मैंने बना दी, ऊपर का पोर्शन अभी भी सेम रहेगा, ये 2 लोन पेयर है ही, ये बॉन्ड यहाँ पर है ही। अब इसको आप यहाँ लेके आओगे तो यहाँ पर एक बॉन्ड और आ जाएगा, इसको आप यहाँ लेके जाओगे तो यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखिए आप यहाँ पे अगली स्ट्रक्चर जो बनेगी वो क्या बनेगी। तो मैंने यहाँ पर ये रिंग इस प्रकार से ये यहाँ पर मैंने बना ली, ये बॉन्ड यहाँ पर है ही, ये बॉन्ड यहाँ पर है ही। इसको आप इधर लेके आए तो यहाँ पर एक बॉन्ड और आ गया, इसको वापस आपने ऊपर भेज दिया तो यहाँ पर केवल क्या बचा, सिंगल बॉन्ड और O पर आप वापस इस प्रकार से आप नेगेटिव चार्ज को लगा देंगे। तो आप देखेंगे फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है और ये हो गया यहाँ पर क्या हो गया, ये कहलाएगा यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद, रेजोनेंस इन फिनॉक्साइड आयन। यहां पर आप देखेंगे कि जो फिनॉक्साइड आयन है उस पे नेगेटिव चार्ज का जो डीलोकेलाइजेशन है यानी विस्थानीकरण है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन परमाणु तथा अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन परमाणु पर होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ये फिनॉक्साइड आयन होगा ये कार्बोक्जिलेट आयन, यानी इसमें हो क्या रहा है, इसमें होगा सेपरेशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का पृथक्करण होगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि यहाँ जो आप देख रहे हैं
इसमें जो नेगेटिव चार्ज का जो डीलोकलाइजेशन है, मेन बात यह है कि जो नेगेटिव चार्ज है उसका डीलोकलाइजेशन यानी विस्थानीकरण एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम्स पर और अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर हो रहा है। लेकिन यहां पर नावेस का प्रभावी विस्थापन कार्बोक्जिलेट आयन की तुलना में कम प्रभावी रूप से होगा। इसीलिए हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा स्थायी कार्बोक्जिलेट आयन होगा, उससे थोड़ा कम स्थायी फिनोक्साइड आयन होगा और सबसे कम स्थायी अपना एल्कोक्साइड आयन होगा। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं विभिन्न जो संयुग्मी क्षारक हैं उनके स्थायित्व के क्रम के बारे में। तो हम जानते हैं, हम 3 यौगिक पढ़ रहे हैं, कार्बोक्जिलिक अम्ल, अल्कोहल और फिनॉल। तो यहां ध्यान रखेंगे कि जो यहां पर कार्बोक्जिलेट जो आयन है, कार्बोक्जिलेट आयन, इसका स्थायित्व सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो नेगेटिव चार्ज है उसका डीलोकलाइजेशन 2 अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन परमाणुओं पर होगा। इसकी तुलना में थोड़ा कम स्थायित्व किसका होगा? वो होगा फिनोक्साइड आयन का होगा। और आप जानते हैं कि जो ये फिनोक्साइड आयन है उसमें जो नेगेटिव चार्ज है उसका डीलोकलाइजेशन एक अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन परमाणु तथा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन परमाणुओं पर कम प्रभावी रूप से होगा इसकी तुलना में। और आप जानते हैं सबसे कम जो स्थायी होगा वो कौन होगा? वो होगा एल्कोक्साइड आयन, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ये एल्कोक्साइड आयन है इसमें रेजोनेंस अनुनाद नहीं होता। फिर यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है कि जो अम्लीय सामर्थ्य होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, ये समानुपाती होती है किसके? संयुग्मी क्षार के स्थायित्व की। यानी किसी यौगिक का जो कॉन्जुगेट बेस है, संयुग्मी क्षार है, वो जितना ज्यादा स्थायी होगा उस यौगिक का अम्लीय सामर्थ्य उतना ही अधिक होगा। तो आप देख रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा किसका स्थायित्व है? कार्बोक्जिलेट आयन का। और यह कार्बोक्जिलेट आयन देता कौन है आयनन के द्वारा? ये देते हैं कौन? कार्बोक्जिलिक एसिड, कार्बोक्जिलिक अम्ल। तो आप ध्यान रखेंगे कि इन तीनों में सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो किसकी होगी? कार्बोक्जिलिक एसिड की हो जाएगी। थोड़ी कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? फिनॉल की होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो फिनॉल है वो आयनन के द्वारा देता क्या है? फिनोक्साइड आयन। और सबसे कम जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो किसकी हो जाएगी? वो हो जाएगी एल्कोहल की हो जाएगी। तो जो ये क्रम मैंने यहाँ पे लिखा है ये क्रम क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। और जो यहाँ पे लिखा है ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इसी को हम कहते क्या है? इसी को हम कहते हैं अम्लीय सामर्थ्य का क्रम। तो हम कहेंगे कार्बोक्जिलिक एसिड सबसे ज्यादा मोर एसिडिक होंगे, फिनॉल थोड़े कम होंगे और जो अल्कोहल हैं वो और कम होंगे। अगर आप इस केस में वाटर को भी इन्वॉल्व कर लें, जल को भी शामिल कर लें, तो आप ध्यान रखेंगे कि उस कंडीशन में सबसे ज्यादा मोर एसिडिक कौन होगा? कार्बोक्जिलिक एसिड ही होगा। थोड़ा कम कौन होगा? यहाँ पर फिनॉल होगा। और आप जानते हैं कि जो अल्कोहल हैं उनकी तुलना में जो वाटर होते हैं वो अधिक अम्लीय होते हैं। वाटर क्या होगा? मोर एसिडिक होगा। तो जो क्रम होगा वो यहाँ पर ये क्रम आपको मिलेगा
ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय सामर्थ्य का क्रम, क्योंकि अल्कोहल की तुलना में जो जल हैं वो अधिक अम्लीय होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है वो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहेगा। धन्यवाद।